आप सभी गुरुजनों को नमस्ते प्रणाम। मैं पुनः अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पर उपस्थित हुई हूँ। दरभंगा से सृष्टि मुखर्जी आपको बीपीएससी प्रधान अध्यापक की तैयारी के लिए जो मुझे आवंटित विषय है इतिहास, जो मैं लेती हूँ, उस इतिहास विषय को पढ़ाने के लिए आज मैं पुनः आई हूँ। जैसा इससे पीछे के वीडियोस में मैंने भारत के इतिहास के कालक्रम, भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव, सिंधु घाटी का विस्तार, सिंधु घाटी से संबंधित चैप्टर्स पढ़ाए। आज उसी क्रम में इतिहासकारों ने जिस प्रकार इतिहास को बांटा है, तो उस क्रम में हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो उसी क्रम में आज मैं आप लोगों के बीच में लाई हूँ वैदिक कालीन सभ्यता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैदिक काल सभ्यता का मतलब वो काल, वो समय जिसकी शुरुआत, जिस समय हमारे यहाँ उपस्थित 4 वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों की रचना जिस काल में हुई थी, हम अब उस काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि वेद से ही हमारे संस्कार, हमारे सनातन में धर्म में हमारे संस्कार, हमारे कर्मकांड, हमारे व्यवहार, ये सभी उसी से लिए गए हैं। हमारे जो वैदिक सभ्यता है उसी को हम कहीं ना कहीं आज भी फॉलो करते हैं। तो आज हम उस इतिहास को पढ़ेंगे, उस इतिहास की जानकारी लेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई, इसका लाने वाला कौन है, और जो इसका फॉलोअर थे, जो इसको लाए थे, उनको हम किस नाम से जानते हैं, वो सबसे पहले कहाँ आए, किस प्रकार से सभ्यता का विकास हुआ। और यही वो समय था जिस समय से हमारे पास लिखित सूत्र हमारे पास उपलब्ध हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो काल है, जिसको हम लिखित रूप में जानते हैं, जो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक मतलब जिसके लिखित प्रमाण है, तो वो वेदों से ही इसका प्रारंभ हम कह सकते हैं। तो आइए अब हम नजर डालें बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि आप बोर्ड देखेंगे, मैंने आज भी मैप वर्क किया है, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले हमारा जो धर्म, जिस रिचुअल्स, जिस परंपरा को हम फॉलो करते हैं, हम जिस धर्म को मानते हैं, हम हिंदू मतलब अपने धर्म का जहाँ से हमारा शुरुआत हुआ है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये शुरुआत का स्तर इस तरह से। आर्य के बारे में कहा जाता है कि आर्य कौन थे। तो आर्य के बारे में कहा जाता है कि आर्य जो सिंधु घाटी के पतन के बाद सिंधु घाटी के प्रदेश में इन्होंने क्या किया, तो अपना विस्तार करना शुरू किया। इस समय से हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने धर्म ग्रंथों की रचना की। इस समय हमारे यहाँ 4 वेद लिखे गए। तो ये जो वेद लिखा गया, इसकी शुरुआत इसी प्रांगण, इसी प्रांत से हुई थी। यही वो इलाका है। यानी ये आप इससे पीछे का जो आपने चैप्टर पढ़ा, तो आपको ध्यान होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का भी यही मैप था। तो कहते हैं कहीं ना कहीं आर्यों के आने के बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई। सिंधु घाटी के पतन होने के 3 कारण हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी, जिसको कि वैदिक सभ्यता, जब सिंधु घाटी सभ्यता नहीं आई थी तो वैदिक सभ्यता को ही सबसे पुराना माना जाता था। लेकिन 1920 और 21 आते से ये कंसेप्शन क्लियर हो गया कि हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता से पहले भी सभ्यता थी, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी के पास बसी हुई सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो जो 3 कारण हैं जिससे सिंधु घाटी का पतन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं ये वैदिक सभ्यता के जो आगंतुक थे, आर्य, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आर्य। ये आर्य जो थे, ये आर्य इन सब स्थानों पे अपना आधिपत्य जमाए थे। और यही इसके साक्ष्य और प्रमाण भी मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा जो कारण दे रहा है कि आर्यों ने ही कहीं ना कहीं, ये द्रविड़ थे। कौन द्रविड़ थे? ये आपको द्रविड़ थे। द्रविड़ कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो द्रविड़ों को हटाने का काम कौन किया था? तो आर्यों ने किया था। तो ये कारण भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण आर्यों का प्रभाव भी है। अब हम आते हैं आपके पास, यहाँ मैंने कुछ बोर्ड वर्क किया है, आप लोग उसको थोड़ा ध्यान देंगे। तो मैंने यहाँ पे वैदिक काल, जैसे वेदों की जिस समय रचना हुई, मुख्यतः उसी काल को वैदिक काल कहा जाता है। यानी हमारे यहाँ लिखित सूत्र उपलब्ध हुए ये वैदिक काल से। तो अब इसका एक परिचय हम ले लें। वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। इसका भी 2 काल है। पूर्व वैदिक वो काल है जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी। अब आप लोग ऋग्वेद से तो भली भांति परिचित होंगे। हमारे यहाँ की जो भी मंत्र उच्चारण, कार्य, विधि, आयोजन, ईश्वरीय पूजा होती है, तो वो ऋग्वेद से होती है। और ऋग्वेद का इतिहासकारों का मानना है कि वो पूर्व
वैदिक काल में उसका प्रादुर्भाव हो गया था। और ये समय था 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल में बाद बाकी 3 जो वेद की किताब है, यजुर्वेद, सोमवेद और अर्थवेद, ये 3 जो है ऋग्वेद की किताब, इसका लिखा गया था वो था उत्तर वैदिक काल। अब हम जानेंगे कि वेद का मतलब क्या होता है। तो वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान था ना, ज्ञान कैसे था? इसी समय से हमारे जो पूर्वज थे वो लिखना जान गए थे और पहली भाषा का प्रयोग हुआ था जो हम कहते हैं देवताओं की भाषा संस्कृत। तो इसकी शुरुआत और इसके साक्ष्य के प्रमाण वैदिक काल से हमें मिलते हैं। अब आ जाइए इसके निर्माता। तो मैंने जैसे कहा, इसके निर्माता, इसके खोजकर्ता, इसको लागू करने वाले, इसको लाने वाले कौन थे? तो आर्य थे। आर्य का संस्कृत का मतलब है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। मैंने यहाँ पे बोर्ड वर्क किया है कि इस सबसे सवाल आते हैं। जैसे सवाल क्या आता है कि वैदिक काल कहाँ मिला, वैदिक काल के साक्ष्य। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे वैदिक काल की शुरुआत हुई, तो उस ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हैं। फिर आपके पास होता है कि वेदों की वैदिक काल की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ मैंने 1500 से 1000 बीसी किया है, तो 1500 बीसी। ऐसे ही रहेगा कि वैदिक काल कितने कालखंडों में बटा हुआ था, तो वैदिक काल 2 काल में था बटा हुआ, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसी प्रकार कहेगा कि वैदिक काल को लाने का श्रेय किसको है, कि कौन उसके अनुयायी थे, कौन उसको लाए थे, कौन उसके संस्थापक थे, तो आर्य थे। अब कभी कभी सवाल आता है आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, वेद का मतलब ज्ञान होता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ सवाल आते ही रहते हैं, इसीलिए इसका ध्यान आप रखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये मूल निवासी कहाँ के थे, ये आप जान लीजिए। मूल निवासी कहाँ के थे, कहाँ से ये उठ के आए थे, ठीक है। लेकिन कि यहाँ कभी कभी इतिहास में क्या होता है, जो क्वेश्चन 2-3 विचारकों के जिसमें विचार रहते हैं ना, तो उससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अपना इतिहास तो हमें जानना है ना कि आर्य जो थे, कहीं ना कहीं हम भी तो उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो हमारे आर्य आए कहाँ से थे, तो कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने विचार दिए हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा। मैक्स मूलर जी का कहना है कि ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया मतलब इसके ऊपर से, ये मध्य एशिया महादेश के बीचों बीच से आए थे। उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा है कि अल्प्स पर्वत से आए थे, यूरोप से आए थे। कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक इन्हें आर्कटिक के प्रदेश के प्राणी बताते हैं। यानी जो आर्य होते हैं वो काफी सुंदर, लंबे चौड़े। तो आर्यों का जिक्र है कि आर्य आर्कटिक से भी आए हैं, क्योंकि उन्होंने आर्य प्रदेश में रहने वाले लोगों का रंग और हाव भाव देख के कहा कि ये आर्कटिक के निवासी हैं। तो आर्कटिक प्रदेश कैसा प्रदेश है? वो है बर्फ से ढका हुआ प्रदेश, और जो भी बर्फ के इलाके में रहेगा, सूरज का रोशनी जिसको कम लगेगा, तो वो क्या होगा? एकदम गोरा होगा। तो इससे रिलेटेड भी सवाल है कि आर्य देखने में कैसे होते थे। तो आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए हैं, ये बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने कॉन्सेप्ट दिए थे। उसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा था कि ये तिब्बत के वासी हैं। यानी कि ये आर्य के बारे में है कि आर्य श्रेष्ठ होते थे, सुंदर होते थे। तो उनका जिक्र इस प्रकार से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो इलाका ठंडा होता है वहाँ के लोग खूबसूरत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा साफ रंग होता है, शरीर का संपूर्ण विकास होता है। तो इस प्रकार से अब हमने जाना कि ये जो वैदिक कालीन सभ्यता थी, ये हमारी शुरुआत थी। और सनातन धर्म, जैसा मैंने आपसे कहा कि वैदिक कालीन सभ्यता हमारी ऐसी सभ्यता है जिसकी शुरुआत लिखित सूत्रों के द्वारा होती है। तो वैदिक कालीन सभ्यता में ही हमारे 4 वेद लिखे गए थे। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने कहा कि वैदिक कालीन सभ्यता वो समय है जिस समय प्रमाण मिले थे कि हम लोग, लिखित प्रमाण है कि उस समय कि यहाँ पे एक घटना मैं जिक्र कर रही हूँ। ये जगह है बग्सकोई, यहाँ ये मध्य एशिया की जगह है। और यहाँ पर वो प्रमाण मिले थे कि उस समय के जो राजा थे उनका जो है देवताओं के साथ, राजा के मध्य देवताओं के साथ संवाद हुआ था, जिसमें इंद्र का, वरुण का और उसी प्रकार से नातस्य का और
मित्र का, ये चार इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य चार देवताओं के साथ संधि हुई थी, इसका जिक्र है उस किताब में। और यहाँ पे मैंने चार्ट के द्वारा आपको वैदिक काल को समझाने का प्रयास किया कि वैदिक काल के दो भाग हैं, एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में ही हमारी जो किताब ऋग्वेद है, वेद में ऋग्वेद प्रथम वेद, इसकी ये लिखा गया था और ये समय था 1500 BC से लेकर 1000 BC। और उत्तर वैदिक काल में सोमवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद ये तीन लिखे गए थे। पहला वेद यहाँ लिखा गया था, बाद बाकी तीन वेद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। वैदिक काल हमारी सभ्यता संस्कृति का महान और पुण्य और परम आदरणीय काल रहा है, क्योंकि इसी समय से हमारी लिखित सूत्रें, हमारे लिखित आवरण, हमारे लिखित कार्यक्रम, हमारे लिखित आचार व्यवहार, परंपराएं किताबों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से सुरक्षित संरक्षित हैं। गायत्री मंत्र की भी रचना वैदिक काल में ही हुई थी, ऋग्वेद में इसका जिक्र है। जैसा हम जानते हैं कि वैदिक काल दो कालों में विभक्त है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद यानी सबसे पहले देवी देवताओं का जिक्र इसी किताब में किया गया था और यही वो समय था जब गायत्री मंत्र का भी श्लोक लिखा गया था। वैदिक काल में के ऋग्वेद के सारे कथन हमें किस रूप में मिलते हैं, तो हमें ये मिलते हैं मंत्रों के रूप में। और ऋग्वेद के ये मंत्र जो है इसके तीसरे सूक्तक में लिखा गया है और इसमें कुल 1028 इसमें श्लोक है और 10 मंडल है। और ये मिलाकर हमारे कर्मकांड, यहाँ देवी देवताओं की चर्चा और उनके बारे में लिखा गया है संस्कृत भाषा में। जैसे आपने देखा कि ऋग्वेद जो है वेदों में सबसे प्रथम वेद है। ऋग्वेद ही वो वेद है जिसमें सबसे पहले देवी देवताओं का जिक्र था। उसी क्रम में यहाँ दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन है। हमारे जो संगीत है इसकी जो पहला जो इसका जो है इसका प्रयोग सामवेद में ही हुआ था। संगीत में धुनों का खोज करके सामवेद को तैयार किया गया था। इसमें सारे कुछ संगीत रूप में आपको मिलेंगे। उसी प्रकार यजुर्वेद में यज्ञ की विभिन्न विधि, कर्मकांड, मंत्र, उच्चारण ये सभी आपको मिलेंगे। और फिर अर्थवेद है जिसे सबसे श्रेष्ठ वेद कहा गया है और ये सबसे बाद का वेद है, यानी सबसे आखिर में इसका रचना किया गया है। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो अगली क्लास में मैं आपको जानकारी दूंगी वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता में और भी कुछ मुख्य बातें हैं, कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जिसकी जानकारी आपको होगी। जैसे कि वेद से ही फिर उपनिषद बना, उपनिषद की आवश्यकता हुई, उपनिषद बना, फिर उसको अलग अलग सूक्तियों में बांटा गया। इसकी जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि वैदिक सभ्यता आप समझ गए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुआ। वैदिक सभ्यता भी उन्हीं स्थानों पे था जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु नदी के तरफ मानते हैं, वैदिक सभ्यता की शुरुआत हम गंगा नदी के तरफ से मानते हैं। इस प्रकार से हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता वो सभ्यता है जिस समय हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्म का विस्तार किया। इसमें किताबों की रचना हुई, जिन किताबों को हम वेदों के नाम से जानते हैं। और हमारी हर क्रिया, व्यवहार, आचार, परंपराएं इन्हीं 4 वेदों से ली गई है। आज भी कहीं ना कहीं हमारे घर में विवाह, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार, मृत्यु के बाद के संस्कार, यानी जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, ये उसी वेद से ही होकर आ रही हैं कि हमें किस प्रकार से आचार व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार हमारी सभ्यता हमेशा चलती रहेगी, किस प्रकार देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वैदिक सभ्यता ही वो समय है जिस समय संस्कृत भाषा बोली जाती थी। तो आपको अगर सवाल आता है तो आता है कि वैदिक सभ्यता की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। यानी जितनी भी लिपियां लिखी, इसमें जो लिखित सूत्र मिले हैं उसका प्रयोग, उसमें लिखावट जो है, उसकी जो लिपि है वो आपको संस्कृत है।
तो आप ये सब समझ लीजिए। अगली कक्षा में इससे रिलेटेड और भी मुख्य बिंदुओं को मैं डालूंगी, और मेरी ये उम्मीद है कि और आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि इतिहास को आपको किस तरह से पढ़ना है, और इसका आप नोट भी बना लें, इसको कॉपी में भी नोट डाउन कर लें, इससे आपका कंसेप्शन और ज़्यादा क्लियर होगा। तब तक के लिए नमस्ते। पुनः मैं आऊँगी और अपना कक्षा लूँगी।